यूज है, ठीक है। और नेक्स्ट आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है और ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे और टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रांसफार्मर का। ओके, और इंट्रोडक्शन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ओके, transformer is a static device which is used to transfer electrical energy from one AC circuit to another AC circuit, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि भाई ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट, ठीक है। ट्रांसफार्मर करता है, ओके। द इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर and output of transformer both are alternating quantities, AC quantities। ट्रांसफार्मर जो है उसका दोनों भी इनपुट भी और आउटपुट भी, जो ट्रांसफार्मर को अपन इनपुट देंगे और जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट लेंगे, दोनों भी एसी सर्किट होता है, एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एंड जनरेटेड एट एक्सटर्नली हाई वोल्टेज। ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी जनरेट होती है और ट्रांसमिट होती है, वो क्या होती है, वो हाई वोल्टेज होती है, एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या है, जो अपन ट्रांसफार्मर में जो जनरेशन से आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, उसको अपने को स्टेप डाउन करना है, तो अपने को दो, वो दोनों भी हाई रहता है, जो ट्रांसफार्मर में वर्क होता है अंदर फ्रीक्वेंसी की वजह से। द वोल्टेज इज टू बी then reduced to a low value for its domestic and industrial use. Is this done by using transformer? क्या आप उन्हें ट्रांसफार्मर से यूज करे जाएगा, मतलब क्या है कि वोल्टेज का जो वोल्टेज होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं अपन ट्रांसफार्मर से, डोमेस्टिक के लिए भी और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। क्या भाई डोमेस्टिक मतलब जो होम अप्लायंसेस होते हैं, जो घर वाले होते हैं, जिनका विलेजेस के लिए यूज करने के लिए दो 230 वोल्ट लगता है, और इंडस्ट्रीज के लिए 111 केवी 33 केवी थ्री फेज सप्लाई लगता है। तो दोनों के लिए अपन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूजिंग ट्रांसफार्मर, जो फिगर में शो करा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर चेंज करता है वोल्टेज वैल्यू, तो उसकी वजह से करंट वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक है। और अपन अब डायग्राम देखते हैं जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये है अपने जनरेशन, ये जनरेशन जो अपना ट्रांसफार्मर में मतलब जनरेशन से जो जनरेट होगा पावर प्लांट से, ओके। ये जनरेटर, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ट्रांसफार्मर, और ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, ये डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर, ओके। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपना सबस्टेशन बोला जाता है जिसको, कि जहाँ से अपने को घर वालों के अपने मतलब कमर्शियल यूज, कंज्यूमर के लिए भी होता है और ये इंडस्ट्रियल के लिए भी यूज किया जाता है, ओके। तो अपन देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ट्रांसफार्मर है, 33 केवी जो जनरेट हो रहा है, तो उसको उसने कन्वर्ट काय में किया, 13.5 केवी में कन्वर्ट किया, स्टेप डाउन किया, ठीक है। फिर उसने फिर से क्या किया, अब अपन ने प्राइमरी ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया था, वो था स्टेप डाउन। प्राइमरी ट्रांसफार्मर ले रहा है जो जनरेटर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो सप्लाई यहाँ से आगे जा रहा है, उसको जनरेट करा है, उसको स्टेप डाउन करा है। और अपन ने नेक्स्ट ट्रांसफार्मर में भी और स्टेप डाउन किया है, काय के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जो 13.5 वोल्ट 13.5 केवी है, उसको अपने 6.6 केवी में किया, कन्वर्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ से अपने को दो जगह सप्लाई करना है, पहला कंज्यूमर को और दूसरा इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज करना है। इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, 6.6 केवी एज पर टू
कंडीशन रिक्वायरमेंट कि बट कंपनी को कितना लग रहा है, 3 फेज सप्लाई तो लगता ही कंपलसरी है कि 3 फेज सप्लाई लग रहा है, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया है। और ये है कंज्यूमर के लिए, जो 3 फेज को अपन सिंगल फेज में लाना होगा, जिसको 30 केवी को 230 वोल्ट पे लाना होगा, ठीक है, कंज्यूमर को। ये होम अप्लायंसेस के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब देखेंगे अपन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये है बेसिक प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। ओके, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बारे में अपन जानेंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कोर, और कोर के अंदर जो है ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह से अंदर से राउंड हो रहा है, ठीक है। ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में 3.33 केवी सप्लाई दिया हुआ है। अब इसको अपन स्टेप डाउन कर रहे हैं 13.5 में, ठीक है। ओके, 13, तो इसलिए इसमें प्राइमरी टर्न्स जो है कोर दी हुई है, जो प्राइमरी वाइंडिंग दी हुई है, ये इसकी टर्न्स जो है वो ज़्यादा है एज पर टू सेकेंडरी वाइंडिंग के। सेकेंडरी वाइंडिंग्स की टर्न कम से, और इसके अंदर जब प्राइमरी सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स फिर कहाँ में जाएगा, कोर में जाएगा। ये जो कोर है, इसमें आयरन कोर जो है इसमें जाएगा, ठीक है, और ये फ्लक्स राउंड होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग को जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को फ्लक्स लिंक करेगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। वो करंट एज पर टू सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और वो बनेगा 3.5 केवी का अपन ने ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन सप्लाई किया। ओके, द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सिंगल फेज एसी, एसी करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर जो है एसी पे वर्क करता है, ओके, और ये जो है करंट फ्लो करेगा प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द एसी प्राइमरी करंट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन कोर। क्या कर रहा है, एसी प्राइमरी करंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है अल्टरनेटिंग फ्लक्स काय में, कोर के अंदर। ट्रांसफार्मर कोर के अंदर वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर, फिर क्या करना है, मोस्ट ऑफ दिस फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी वाइंडिंग। जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, वो लिंक कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग। काय के थ्रू कर रहा है, कोर के थ्रू। जो कोर ट्रांसफार्मर की जो कोर है जिसपे अपने वाइंडिंग माउंट किया है, उस पर ये फ्लक्स लिंक हो रहा है। ओके, carrying flux will reduce induced voltage into the secondary winding according to the Faraday's law of electromagnetic induction। जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा वो कौन कैरी कर रहा, सेकेंडरी वाइंडिंग कैरी करेगी, और उससे एक फैराडेज लॉ की वजह से, फैराडेज लॉ के वजह से उसमें होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। जो वोल्टेज लेवल वोल्टेज लेवल चेंज वोल्टेज लेवल चेंज बट फ्रीक्वेंसी, दैट इज टाइम पीरियड रिमेनिंग सेम। मतलब उसमें वोल्टेज लेवल चेंज होगा पर फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के साथ सेम रहेगी। टाइम है सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज लेवल चेंज होगा, कि वह जो वोल्टेज प्राइमरी में था
वही वोल्टेज सेकेंडरी में नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा कम होगा, वोल्टेज लेवल कम होगा, ठीक है। There is no electrical contact between the two electrical winding and electrical energy get transfer primary to secondary। मतलब इसमें कोई कांटेक्ट नहीं रहता प्राइमरी और सेकेंडरी का, जो मतलब कनेक्ट नहीं कर रहा होता, इसके अंदर कोर के थ्रू ट्रांसफर होता है, फ्लक्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है ना, उसके थ्रू ये काम करता है, ओके। सिंपल ट्रांसफार्मर कंसिस्ट क्या करता है, टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। Energy is coupled between winding by the time carrying magnetic flux that pass through link both primary and secondary। जो दोनों वाइंडिंग जो है वो कैसे कनेक्ट रहती है, फ्लक्स की वजह से कनेक्ट रहती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि फ्लक्स की वजह से कनेक्ट रहती है वाइंडिंग दोनों की। दोनों के अंदर ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं रहता कि जिससे वो कनेक्ट हो, वो फ्लक्स के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है और करंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अनदर जगह भेजती है, ओके। अब हम देखेंगे कैन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन डीसी। क्या है आंसर? आंसर इज नो। ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? द ट्रांसफॉर्मर action does not take place with a direct current of contact magnetic constant magnitude। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करता है डीसी सप्लाई, और उसके वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, वो वहीं प्रोड्यूस होती प्राइमरी में। बिकॉज with a DC primary current, the flux produced in the core is not alternating, but it is a constant value। क्या? तो भाई जो प्राइमरी करंट जो रहेगा डीसी का, उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस तो होगा कोर के अंदर, पर वो अल्टरनेटिंग नहीं है। तो उसके वजह से क्या होगा, वो वही कांस्टेंट वैल्यू उसकी प्रोड्यूस करेगा, और वो कोर के अंदर फ्लो नहीं होगा। एज देयर, देखो नीचे लिखा हुआ, एज देयर नो चेंज इन द फ्लक्स लिंक विथ द सेकेंडरी वाइंडिंग, द इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो। ठीक है। क्या है कि भाई जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग को जाके लिंक ही नहीं कर रहा। अब जब लिंक ही नहीं कर रहा तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ, तो फिर सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट क्या आएगा, जीरो रहेगा। और जीरो होने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में हीट और प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होने से वजह से क्या होगा, तो वाइंडिंग एक जल जाएगी या तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। If DC supply is applied to primary, then there are possibility to ट्रांसफार्मर कोर इज सेचुरेटेड, मतलब वो भर जाएगी फ्लक्स से, कांस्टेंट फ्लक्स की वजह से। ठीक है। द ठीक है। इफ द कोर saturated, the primary winding is dry, excessively large current, therefore the application of DC should be avoided। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके। अब अपन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कौन से टाइप है, तो ट्रांसफार्मर में के अंदर कोर टाइप, उसके बाद शेल टाइप, शेल टाइप के बाद आता है दोनों बेरियर। ओके। ठीक है। अब अपन, द मैग्नेटिक कोर इज अ स्टैक ऑफ thin silicon steel lamination about 0.35 mm thin for 50 Hz transformer। Okay. In order to reduce the eddy current loss, these limitations are insulated from one another by a thin layer of by thin layer of varnish।
मतलब देखो कोर की जो शीट होती है, सिलिकॉन शीट, वो लेमिनेट करी हुई रहती है, मतलब उसको शीट बनी हुई होती है। पूरा ऐसा सिलिकॉन का ऐसा मटेरियल नहीं होता, उसका शीट बनी हुई होती है। उसकी जो थिकनेस होती है 0.35, जो दी हुई है अपने सामने। ओके, शीट सिलिकॉन की ये 0.5 की बनी हुई होती है हर शीट। काय के लिए यूज की जाती है शीट? ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट लॉस जो प्रोड्यूस होता है ना ट्रांसफार्मर में, उसको रिड्यूस करने के लिए शीट यूज की जाती है। ओके, कोर टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे अपन। ठीक है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर की डायग्राम। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये जो शीट बनी हुई है, ये शीट, ठीक है, इसके जो थिकनेस क्या होता है, 0.35 का थिकनेस होता है इसका। ठीक है, और इसकी जो वाइंडिंग देखो, ये वाइंड करी हुई है, बाउंड करी हुई है, कॉइल वाइंडिंग बाउंड करी हुई है कि नहीं इसको। ये है विंडो, वन विंडो रहती है इसके अंदर। ठीक है, फोर टाइप में एक ही विंडो होती है, और ये दोनों वाइंडिंग सिलेंड्रिकल टाइप बना हुआ रहता है इसमें। तो भाई दोनों की वाइंडिंग अलग अलग साइड पर बाउंड की हुई होती है। पर शील टाइप में ऐसा नहीं होता है। शील टाइप में वाइंडिंग, अपन अब शील टाइप देखेंगे आगे, नेक्स्ट शील टाइप का शील टाइप, ये शील टाइप। शील टाइप में क्या है, शील टाइप में ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ई शेप बना हुआ है, इसके अंदर दो विंडो भी है। देखो ये दो विंडो, ये दोनों विंडो है। ठीक है, ओके, ये दोनों विंडो बनी हुई है, और इसके अंदर थोड़ा इस तरह से अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस होता है इसमें, ऐसा एक वाइंडिंग इधर, और ये ऐसा इस तरह से इधर ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ओके, और दोनों भी वाइंडिंग, जो दोनों वाइंडिंग है, ये और ये वाइंडिंग, ओके, ये दोनों वाइंडिंग एक ही पोल पर बाउंड की हुई है, सैंडविच टाइप में, एक ही जगह बाउंड की हुई है। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कोर टाइप का और शेल टाइप का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कोर टाइप और शेल टाइप का डिफरेंस। ओके, कोर टाइप में क्या है, पहले ही बताया मैंने कि कोर टाइप में एक ही विंडो होती है, और शेल टाइप में दो विंडो होती है, और इसकी जो वाइंडिंग रहती है सर्कल के बाहर होती है, मतलब कोर पर होती है। ओके, और इसकी जो कोर है, कोर के अंदर रहती वाइंडिंग, दोनों भी साइड में कोर बनी हुई है, और इसके अंदर वाइंडिंग बनी हुई है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग कहा जाता है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। ठीक है, और ये सैंडविच वाइंडिंग कहा जाता है इसको। क्यों कि एक के ऊपर एक वाउंड की होती है सैंडविच के टाइप में, जिस तरह से सैंडविच होता है। ओके, और इसी तरह अगर अपन इनका दोनों का रिपेयरिंग देखेंगे तो इजी टू रिपेयर रहता शेल टाइप। शेल टाइप में इजी रिपेयरिंग रहता, क्योंकि जब अगर कोई वाइंडिंग में या कहीं फॉल्ट हो ट्रांसफार्मर के अंदर, वो इजीली रिपेयर हो जाता है। उसके अंदर वाइंडिंग के अंदर कोई अगर इंसुलेशन डैमेज हो गया वाइंडिंग में, तो अपने को जब वाइंडिंग ट्रांसफार्मर निकालना होता है, मतलब वाइंडिंग के लिए उसको बाहर निकालना होता है ना कोर को, तो उस टाइम अंदर से एक ही साइड पे एक ही वाइंडिंग ओपन करना होगा अपने को, दोनों वाइंडिंग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पर शेल टाइप में ऐसा नहीं, शेल टाइप में क्या होता है, दोनों वाइंडिंग ओपन करना होंगे। अगर इनसाइड की वाइंडिंग में अगर डैमेज हो, तो आउटसाइडर जो वाइंडिंग, जो ऊपर वाइंडिंग रहेगी सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी खोलना होगा अपने को, निकालना होगा, और उसके बाद अपने को इंसुलेशन के हिसाब से उसको प्राइमरी वाइंडिंग को इंसुलेट करना होगा। इसी वजह से शेल टाइप का जो कूलिंग सिस्टम रहता है ना, वो इफेक्टिव रहता, कि भाई इसमें जल्दी ये कूल नहीं होता, ठंडा नहीं होता शेल टाइप ट्रांसफार्मर। पर प्राइमरी में कोर टाइप में ऐसा नहीं है, कोर टाइप में ये इजीली कूल भी हो जाता, और एक्सपोर्ट तो एटमोसफेयर में भी वो हो जाता है, जल्दी से कूल हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में, किस तरह से ट्रांसफार्मर के क्या क्या टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके, ये ट्रांसफार्मर के डायग्राम है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे। देखो ये इधर दिया हुआ टर्मिनल, टर्मिनल्स, ट्रांसफार्मर टैंक है, ट्रांसफार्मर टैंक, और ये है रिले। ठीक है, बकवास रिले बोला जाता है जिसको, और ये कंजर्वेटर टैंक्स। ओके, जो ऑयल लेवल चेक करने के लिए, और ये ब्रीदर, ये व्हील। व्हील तो सबको ही पता है क्या, ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता, और इसके अंदर ये को वाइंडिंग भी दी हुई है। ओके,
ट्रांसफार्मर टैंक काय के लिए यूज़ किया जाता है? ट्रांसफार्मर टैंक ऑयल स्टोर करने के लिए, ट्रांसफार्मर के ऑयल जो कूलिंग वाइंडिंग करने के लिए होता है उसके अंदर ऑयल के लिए ट्रांसफार्मर टैंक यूज़ करते हैं। टर्मिनल तो आप सबको पता है कि भाई सप्लाई आएगा, इसमें दोनों में सप्लाई आएगा और सप्लाई जाएगा, जाने के लिए भी और आने के लिए भी सप्लाई देने के लिए टर्मिनल्स लगे हुए थे ट्रांसफार्मर को। और इस इधर होता है कंजर्वेटर टैंक, जो ऑयल लेवल चेक करता है ट्रांसफार्मर की, कि भाई कम ज़्यादा ऑयल लेवल कम ज़्यादा हुई ना इसमें, तो उसको चेक करता है ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ, तो उसी तरह से अपन वहीं से चेक करेंगे ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल कम हुआ या ज़्यादा हुआ। और ब्रीदर, ब्रीदर के अंदर क्या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ब्रीदर, ब्रीदर के अंदर लगा होता है, अंदर सिलिका जेल आता है। सिलिका जेल जो होता है ना पीले कलर का होता है, और उसमें जब तक वो अपने को कैसे पता चलेगा कि सिलिका जेल खराब हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, सिलिका जेल जो ब्लू पर्पल कलर पिंक कलर का हो जाता है, उसको पिंक कलर हो जाता है सिलिका जेल जब वो खराब हो जाता है ना, सिलिका जेल उसके लिए। ओके, ये ब्रोकॉज रिले जो है, ब्रोकॉज रिले यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए ब्रोकॉज रिले वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोकॉज रिले के बगैर अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है। अगर कुछ ट्रांसफार्मर में डैमेज आया तो वो भी अपने को पता नहीं चलेगा, ऑयल लेवल या हीटिंग ज़्यादा हो रही है या वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो भी पता नहीं चलने वाला, अगर ब्रोकॉज रिले ना हो तो। ओके, अपन इस पर ब्रोकॉज रिले के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट वीडियो में अपन ब्रोकॉज रिले देखेंगे। ओके, एप्लीकेशन, ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन देखा जाएगा। ट्रांसफार्मर सबको पता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है वोल्टेज। उसके अंदर मेजरिंग भी हो जाता है, करंट मेजरिंग कर लेता है थ्री फेज की, वोल्टेज मेजर कर लेता है, मेजरिंग पावर मेजर कर लेता है ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद एनर्जी भी मेजर हो जाती है। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर की।